बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज जो हम टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एंड सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे जी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अब मोमेंट बेटे कहते हैं हम टॉर्क को, यानी किसी भी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो उसको बेटा हम क्या कहते होते हैं, मोमेंट यानी टॉर्क बोलते होते हैं। अब प्रिंसिपल मूवमेंट्स का मतलब बेटा ये होता है कि जब कोई भी बॉडी वो जो है बैलेंस फॉर्म में आ जाए या इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाए, उसको बेटा हम कहते हैं कि अब ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है। अब इसमें जो कोई बॉडी है बेटे वो इक्विलिब्रियम में कैसे आती है या वो बैलेंस फॉर्म में कैसे आती है, उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस की वजह से जो मूवमेंट प्रोड्यूस हो, यानी जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो में भी हो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो। ठीक हो गया। तो वो दोनों एक दूसरे को बेटे इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे वो बॉडी है वो क्या होगी, वो बैलेंस फॉर्म में आ जाएगी। अब ऐसा कैसे होगा, हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट। द टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स दैट टर्न्स अ स्पैनर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज्ड टू टाइटन अ नट। जब बेटा हम फोर्स लगाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे हम बेटा हमारे घरों में सिंपल जो क्लॉक होते हैं और उसको जो नीडल मूव कर रही होती है उसकी डायरेक्शन को हम कहते होते हैं कि ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन बेटा हम हमेशा नीचे स्पैनर की एग्जांपल भी दी हुई है कि हम नट को टाइट करने के लिए हम जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस स्पैनर को क्या करेंगे, मूव करवाएंगे, जिससे नट वो क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। अब जो हमने फोर्स लगाई है बेटे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगाई है। जब हम बेटा स्पैनर को मूव करेंगे तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। जब टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा इट मीन उसके अंदर क्या है, वो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और वो जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, यानी जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते होते हैं कि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। नेक्स्ट हम नीचे इसका आ रहा जी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब ये क्या है जी, उसके ऑपोजिट होगा। टू लूजन अ नट अ फोर्स इज अप्लाइड टू टर्न्स द नट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब इसका मतलब बेटा ये उसको ऑपोजिट है, यानी अब हम जो फोर्स लगाएंगे, ठीक है, नट को खोलने के लिए, अब हमने जब स्पैनर को बेटे मूव करवाना है तो हमने जो पहले फोर्स लगाई थी ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब हम उसके ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। जब ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे तो उस जो फोर्स को लगा, जो फोर्स हम लगा रहे हैं बेटा उसकी जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के ऑपोजिट। तो जब ये फोर्स बेटा लगाएंगे तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि स्पैनर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे बेटा जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा उसको बेटा हम क्या कहते होते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो बेटा जितना हम जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो प्रोड्यूस हुआ था और जितना एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस हुआ था बेटे, ये एक दूसरे को इफेक्ट क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे और बॉडी जो है वो किस में आ जाती है, बैलेंस फॉर्म में। अब इसको हम डिस्कस करते हैं जी। अब बैलेंस बॉडी, ठीक है, अब बैलेंस बॉडी, ये बॉडी जो है वो बैलेंस फॉर्म में कब आएगी, अब देखते हैं जी। अ बॉडी इज ए बैलेंस इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल। यानी जब हमने बेटे किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगानी है, चाहे अगर हम वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो। यानी अगर हमने बेटे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमने फोर्स लगाई है वो है 10 न्यूटन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने जो फोर्स लगाई बेटा वो भी 10 न्यूटन है। अब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, जब बेटे डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो वो दूसरे को इफेक्ट को क्या करते हैं, वो कैंसिल आउट कर देते हैं, जिससे बॉडी क्या होती है, वो इक्विलिब्रियम में यानी बैलेंस फॉर्म में आ जाती है। नीचे मैंने बेटा एक एग्जाम्पल भी दी है, हमारे पास कोई भी एक ब्रिक है या बुक है, ठीक है। अब इसका बेटा जो वेट है वो है 10 न्यूटन और बुक जो है वो अपवर्ड मूव करने की अगर कोशिश करती है तो उसको वो भी 10 न्यूटन फोर्स की वजह से करेगी, ठीक है। अब दोनों की डायरेक्शन बेटे क्या है, ये ऑपोजिट है, तो वो 10 न्यूटन अपवर्ड है, वो 10 न्यूटन डाउनवर्ड है, तो दोनों बेटे क्या एक दूसरे को इफेक्ट क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे बुक है या कोई ब्रिक है तो वो क्या होगी बेटे, वो बैलेंस फॉर्म में ही रहेगी और इक्विलिब्रियम में रहेगी। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे बेटे वो पॉइंट है दी सेंटर ऑफ मास।
अब सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स काजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। अब इसका मतलब बेटे क्या होता है कि यानी बेटे सेंटर ऑफ मास यानी कि ये बेटा वो मास का वो पॉइंट होता है जहाँ पे पूरी बॉडी का या पूरे सिस्टम का जो वेट है वो लाई कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि अगर हम उस बॉडी को या सिस्टम को हम मूव करवाने की कोशिश करते हैं तो वो जो सिस्टम है बेटे वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करे, वो बुक है या कोई भी हमारे पास बॉडी है वो स्ट्रेट मूव करे, ना कि वो कि लेफ्ट पे मूव करे या वो राइट पे मूव करे। तो आप ये नीचे इसकी मैंने एग्जांपल बेटा दी है। अगर मेरे पास एक ब्रिक है बेटा तो उसके मैंने एक पॉइंट नाम दे दिए ए बी एंड सी। अब अगर मैं पॉइंट ए पे बेटा फोर्स लगाता हूँ ना तो वो बुक है वो थोड़ी सी स्ट्रेट मूव करेगी, उसके बाद फौरन से वो पॉइंट बी की तरफ क्या करेगी, वो मूव कर जाएगी, यानी वो राइट साइड पे मूव कर जाएगी। अब अगर मैं पॉइंट बी पे फोर्स लगाता हूँ तो वो थोड़ी सी स्ट्रेट मूव करके वो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे मूव करने की कोशिश कर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस बुक का या ब्रिक का सेंटर नहीं है। अब जब मैं बेटा पॉइंट सी पे लगाता हूँ, यानी अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे पूरी बुक का या पूरी ब्रिक का जो मैस है वो लाई कर रहा है। यहाँ पे बेटा जब मैं पॉइंट सी के ऊपर जब बेटा फोर्स लगाऊंगा तो वो ब्रिक या ये बुक जो है वो बिल्कुल बेटा स्ट्रेट मूव करेगी। ठीक हो गया, यानी पॉइंट ए या बी की तरफ मूव नहीं करेगी, यानी लेफ्ट और राइट मूव नहीं करेगी। नीचे बेटा एक और मैंने एग्जांपल दी है जो आपकी बुक पे गिवन है, यानी हमारे पास रॉड है बेटा और उसका बेटा टू मैस अटैच है M1 एंड M2। M1 थोड़ा सा बड़ा है और M2 थोड़ा सा छोटा है। यहाँ बेटा वही एग्जांपल है। अगर मैं पॉइंट बी पे बेटा फोर्स लगाता हूँ, यानी मैस 2 जो है जहाँ पे वहाँ पे अगर फोर्स लगाता हूँ तो वो क्या करेगी, वो डाउनवर्ड थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। अब अगर इसके ऑपोजिट फोर्स लगाता हूँ मैं M1 यानी मैस M जो पॉइंट ए है M1 जहाँ पे, वहाँ पे अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो ज़ाहिर सी बात बेटा ये भी क्या मूव करेगा, अपवर्ड मूव करने की कोशिश करेगा या डाउनवर्ड, यानी इस तरह यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट मूव नहीं करेगा। अब जो पॉइंट सी जो है यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे इन M1 और M2 दोनों का बेटा जो अगर हम मैस जो है उनको ऐड करते हैं तो यहाँ पे बेटे इन दोनों का बनेगा सेंटर। जब यहाँ पे बेटे मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो जो है रॉड जो है एक सिस्टम जो बना हुआ है जिसके साथ टू मैस अटैच है, ये बिल्कुल एज इट इज ही आगे मूव कर जाएगा, यानी ना डाउनवर्ड मूव करेगा या ना अपवर्ड मूव करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट बेटे पूरा एज इट इज ही जो मैस है ये सिस्टम है ये आगे मूव कर जाएंगे। तो इसका मतलब बेटे क्या हुआ कि यानी सेंटर ऑफ मैस यानी एस मैस का यानी कि कोई भी मैस का ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वो सारा का सारा कोई भी बॉडी है या सिस्टम है जहाँ सारा का सारा मैस जो है वो बेटे क्या कर रहा है, वो लाई कर रहा हो, उस पॉइंट को बेटा हम कहते होते हैं सेंटर ऑफ मैस। और जब वहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे उसको मूव करवाने के लिए तो वो जो बॉडी है या जो सिस्टम है वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करे, ना कि लेफ्ट और राइट मूव करे। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ बेटे आपको ये आज का लेक्चर नंबर 5 जो है वो समझ आ गया होगा। इसको आपने बेटे अगेन सुनना है, बहुत ईजी लेक्चर है और यही यहाँ तक जो 5th लेक्चर तक बेटा आपका जो पेपर है वो हमने दिया हुआ है। यहाँ तक बेटा आप लोगों ने जितने टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोग उनको अच्छे से रीड करना है और फुल टॉपिक आपने रीड करने हैं, क्योंकि आपके जो MCQs वगैरह जो आपको टॉपिक के अंदर से भी लिए गए हैं और इनको आपने अच्छे से रीड करना है। अल्लाह हाफिज़।